बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट था और उसमें से हमारा टॉपिक चल रहा था काई स्क्वायर का, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस का। बेसिकली उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशंस थी मुख्तलिफ पॉपुलेशंस की, और या एक ही पॉपुलेशन यानी मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जो वेरिएंसेस थी उनको हम जो है उनके कंपैरिजन से हम बता रहे थे कि उसके हवाले से उसको टेस्ट कर रहे थे, यानी वेरिएंसेस के लिहाज से दो पॉपुलेशंस को टेस्ट कर रहे थे। अगर सिंपल वेरिएंसेस को ही चेक करना हो या उसको देखना हो, उसके लिए जो काई स्क्वायर है वेरिएंसेस के लिए, आज पहले उसको देखते हैं, फिर उसको जो पीछे वाला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, और फिर जो है जो नेक्स्ट है होप सो ये जो 12th चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वेरिएंसेस ऑफ वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी टेक्निकली जिस तरह मीन्स के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी, तो वेरिएंसेस के लिए जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह होगी। मीन के लिए जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी उसके अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया था, ठीक है। उसके बाद एक एफ टेस्ट भी हम कर चुके हैं, और अब जो है हमारा वो है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर जो है वो वेरिएंसेस के लिए, ठीक है, और इसको मीन्स के लिए और प्रोपोर्शंस के लिए भी हमने देखा था। मैं यानी यानी वेरिएंसेस के लिए इसको चेक करना ये ज़्यादा आसान है, या यूँ कह लें कि इसको जो है इसकी यूटिलिटी जो है इसके लिए ज़्यादा है। ये डेफिनेशन भी लिखी है, काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज टू टेस्ट वेदर और नॉट द पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू। कि पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है या उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू। हम कह देते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है। यानी ये सिंगल पॉपुलेशन के लिए चेक हो रहा है, तो और उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो चेक की जाती है। नल हाइपोथेसिस में लिया है कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है यानी सिग्मा स्क्वायर, वो ये सिग्मा नॉट स्क्वायर लिखा हुआ है। जब नॉट वगैरह या 1 या 2 लगा दिया जाता है उसका मतलब है कोई स्पेसिफिक नंबर दे दिया है। ये जनरल है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। जनरल का मतलब है ये चेंज होती रहती है, चेंज हो सकती है, और स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक दफ़ा वैल्यू अनाउंस कर अवार्ड कर दी, इसके लिए वैल्यू असाइन कर दी, तो ये जो है वो उस क्वेश्चन के लिए चेंज नहीं हो। तो नल हाइपोथेसिस में इक्वल आना था, तो नल हाइपोथेसिस ये बना कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन की वो बराबर है एक इस नंबर के, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बना कि बराबर नहीं है। और ये फार्मूला है, ये एक पॉपुलेशन के लिए, एक सैंपल के लिए ये हमारा फार्मूला है।
तो ये लिखा हुआ है n-1 इंटू एस स्क्वेयर ओवर सिग्मा स्क्वेयर। तो अगर गौर करें तो ये जो n-1 लिखा है, इससे मुराद डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इससे मुराद डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सैंपल के वेरिएंस को डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी जो स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफाइड जो वैल्यू है, या यूं कह लें जो हमने हाइपोथेसाइज्ड की है, उसके इक्वल किया है, उससे डिवाइड किया, उससे कंपैरिजन किया, रेशो किया। तो अब देखिएगा ये नीचे इसका ब्रीफ किया हुआ है कि n जो है वो सैंपल साइज है, और एस स्केयर जो है वो सैंपल वेरिएंसेस है, सिग्मा स्केयर जो है ये हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन जो है उसका वेरिएंस है, उसकी वैल्यू है, और जो एक्स के स्टैड लिखा हुआ है, एक्स के स्टैड से लिखा है फॉलो द काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। तो उसको भी जो है जो काई स्केयर की यानी जो कैलकुलेटिंग वैल्यू है उसको जो है n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, क्योंकि ऊपर n-1 से मल्टीप्लाई किया गया हुआ है। अच्छा, उसी तरह क्रिटिकल वैल्यू जो है वो अल्फा होगी, 2 टेल्ड है तो अल्फा बाई 2 हो गया। तो काई स्केयर स्टैट्स की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये स्केयर है 1 टेल्ड होगा, स्केयर है क्योंकि ये 1 टेल्ड होगा, तो इस वजह से अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई क्रिटिकल वैल्यू से तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर लेस हो गई 1 माइनस अल्फा 2 से तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो बात पूछनी हो यहाँ तक तो पूछ लें, कोई बात पूछनी हो तो यहाँ तक पूछ लें। किसी ने कुछ नहीं पूछना? चलें जी। अच्छा, सर ये जी, जी जी हेलो जी 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 बिल्कुल। सर, अगर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना हो 49 के लिए या भी 35 के लिए, वो तो टेबल में गिवन नहीं है। 49 35 इनका कैसे चेक करेंगे? तो वो जिसके करीब है उसके करीब करीब वैल्यू ले लें, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 35 के लिए हम 40 लेंगे नहीं, या 30 लेंगे? 30 और 40 का मीन ले लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। एवरेज ले लेंगे उनकी, 30 और 40 को लेके ठीक हो गया। उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। और अगर 49 का लेना हो तो हम 50 ले लेंगे फिर? वो 50 के करीब होगा, तो ट्रेंड आपको नजर आ जाएगा, वैल्यूज बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो अगर कम हो रही है तो थोड़े से पॉइंट में कम कर देना, एंड वाला जो चौथा डिजिट है ना उसमें 0.05 का फर्क डाल देते हैं, बाकी वही रखते हैं। वैसे ये आमतौर पे ना डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नॉन ही दिया जाता है, कोशिश ये की जाती है, क्योंकि वहां पे तो आपके पास ये वो होते हैं, क्या नाम लेते हैं, टेबल्स होते हैं, वैसे कैलकुलेटर्स होते हैं। तो जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनसे ये वैल्यू जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की है वो कैलकुलेट की जा सकती है। ऐसे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं
जिसके ऊपर काई स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो मालूम हो जाती है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं। आम कैलकुलेटर अगर 350 550 का होता है, वो 900 के करीब का होता है। उसके ऊपर आप वैल्यूज डालें वो मिल जाता है। तो आप लोगों ने पहले एफर्ट ही नहीं की, वरना आपको पहले पता चल जाता कि कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, सारी की सारी टेबल की वैल्यूज वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। कुछ और पूछ तो लो। सर आप एक बार थोड़ा सा बता दें, कैलकुलेटर तो हम ले ही लेंगे। बाजार से जाके ले लो। मैंने कभी कैलकुलेटर नहीं यूज किया। नहीं सर, ये यूज करना थोड़ा सा नहीं बताएंगे आप? कैलकुलेटर यूज करना मैंने सिखाना है? सिखा देंगे, आप ले लें। किसी की ड्यूटी लगा दें, वो कैलकुलेटर लेके आ जाए, मैं उसको सिखा दूंगा और समझा दूंगा। ये कैलकुलेटर आपको जब पहले स्टैट पढ़ाई है ना किसी ने, तो उसको सिखाने चाहिए थे आपको। वैसे ये फेवर है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं आप ले सकते, ठीक है। ये को एक फेवर होती है, टीचर फेवर कर दे तो कर दे, अदरवाइज आप ये कह जी के हमें वो टेबल से वैल्यू भी ऐसे करके दिखाए। चले जी टेस्ट की तो चले निकालनी बता भी दी है, अब वो कैलकुलेटर यूज करके दिखाना तो ये ऑप्शनल है। तो सर फिर ऐसे निकालेंगे ना, फिर एवरेज हो करके, वो सकता है नहीं मैं ठीक है। एग्जाम वाले दिन कैलकुलेटर यूज ही ना करने दूं। सर यूज कैसे करने सर, वो हम कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे फिर? हाँ जी, स्क्वायर रूट वगैरह डिवीजन वगैरह ऊंचा बोलिएगा उसमें प्लीज। बहुत देर लगती है सर। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेटर करेंगे की सॉल्व? बात खत्म कर दें, कैलकुलेटर है ही नहीं, ठीक है। टेबल से यूज करनी है, 49 लिखा हुआ, 50 वाली वैल्यू यूज कर लें, बात खत्म हो गई। तो ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। सपोज यू हैव गैदर्ड अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25। आपने सैंपल साइज है वो 25 है, एंड उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है वो 7 निकली है। एंड व्हाट डू द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। आप ये टेस्ट करना चाह रही हैं कि उसकी वेरिएंस की जो वैल्यू है वो 81 है। 81 है जी उसके वेरिएंस की वैल्यू। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना कि 81 नहीं है। तो आगे नीचे फार्मूला दिया हुआ है, लिखा हुआ है काई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। तो देखिएगा n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है। n-1 क्योंकि 25 सैंपल साइज है तो एक काम किया, ये 24 हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, उसका स्क्वायर 49 बना। कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आया 14.185। और क्रिटिकल वैल्यू जो है काई स्क्वायर के टेबल से अगर आप देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है अगर 5 है तो अल्फा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे आया हमारे पास काई स्क्वायर फॉर 0.025, या 1 माइनस अल्फा के लिहाज से आया 0.975। जिस तरह का भी टेबल आपके पास अवेलेबल है। तो अगर 0.975 है यानी 1 काई स्क्वायर फॉर 1 माइनस अल्फा, उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू आई है 12.401। तो ये वैल्यू उससे ज्यादा है, लेस है। क्या पूछी जा रहे हैं? तो ये 14.85 है। क्रिटिकल वैल्यू जो निकली है वो निकली है 39.364, और ये देखिएगा ये उससे कम है।
और अगर 1 माइनस अल्फा के लिहाज से देखें तो बनी है 12.401। तो अगर अल्फा का केस है तो अगर स्टैट की वैल्यू से कम है तो रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो और अगर 1 माइनस अल्फा से ज्यादा है तो तब भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं पिछली स्लाइड पे आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ था कि काई स्केयर की वैल्यू अल्फा बाय 2 से बड़ी है या 1 माइनस अल्फा बाय 2 से छोटी है तब रिजेक्ट करना है। ठीक है, यानी ये कंडीशन यूज कर लें या ये कंडीशन यूज कर लें, एक ही बात है। तो हमने दोनों कंडीशन से चेक किया और दोनों से एच नॉट रिजेक्ट नहीं हो सका। ठीक है, तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, ये लिखा हुआ यू फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो सॉरी वेरिएंस जो है वो 81 है, या स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 9 के बराबर हो सकती है पॉपुलेशन की। ठीक है जी, तो ये 1 पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो है वेरिएंस को हम चेक कर रहे हैं कि वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है या नहीं है। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो 2 पॉपुलेशंस की वेरिएंस थी, उसको कंपेयर किया था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ लास्ट टाइम की जो हमारी हमने लास्ट टाइम जो यूज किया था वो कंटीजेंसी टेबल के लिए यूज किया था, और उसमें 2 वेरिएबल्स थे और उनकी 2 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, और सैंपल हमने लिया था 300 चिल्ड्रंस का, और उसको ये टेबल हमने बनाया था और इसके लिहाज से उसको डिवाइड किया था। तो वहां पे सिर्फ सैंपल जो आज हमने देखा है उसमें सिर्फ सैंपल था, एक ही सैंपल था। तो अब यहाँ पर जो है क्योंकि वेरिएबल्स ज्यादा हो गया तो यहाँ पे प्रोपोर्शंस यूज करने पड़ी है। यहाँ पर प्रोपोर्शंस यूज किया था हमने, और ये हमने लास्ट टाइम देखा था, और उसमें हमने देखा था कि एक प्रोपोर्शन दूसरे प्रोपोर्शन, एक ही सैंपल है उसके अंदर 2 प्रोपोर्शंस निकाली हैं। तो हमने ये चेक किया था कि काइस के टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन के 2 प्रोपोर्शंस जो हैं वो सेम होंगे पॉपुलेशन के या डिफरेंट होंगे। ये 2 प्रोपोर्शंस के लिए चेक किया था, और ये फार्मूला था वहां पर। यहाँ पे देखिएगा, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है एफ नॉट माइनस एफ यानी एफ ऑब्जर्व्ड यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और हर सेल का यानी वो जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन रही थी उसके लिहाज से हमने इसको चेक किया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये कंटीजेंसी टेबल था। हम ये देखना चाह रहे थे कि पॉपुलेशन के अंदर राइट हैंडेड लोग लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा है या कम है। तो इसको हमने कैटेगराइज किया था, लेफ्ट और राइट ये 2 वेरिएबल ले लेते, और जेंडर को भी हमने डिस्क्रिमिनाइज किया था मेल और फीमेल्स के अंदर। तो 300 का जो सैंपल हमने लिया उसमें 120 फीमेल्स थी, 180 मेल्स से। उसको फर्दर जो था हमने देखा कि फीमेल्स में 12 लेफ्ट हैंडेड हैं, 108 राइट हैंडेड हैं, मेल 24 है लेफ्ट हैंडेड और 156 राइट हैंडेड हैं। तो टोटल 300 की पॉपुलेशन में जो लेफ्ट हैंडेड थे वो 36 थे और 264 राइट हैंडेड थे।
इनको जब हमने प्रोपोर्शंस निकाली थी हमने, यानी हमने जो थी तो सबसे पहले एवरेज प्रोपोर्शन हमने निकाली, एवरेज प्रोपोर्शन निकाली हमने जो 0.12 निकली थी हमारी, ठीक है। ये एवरेज प्रोपोर्शन का फार्मूला दिया हुआ है, लास्ट टाइम इसको हमने डिस्कस किया था, और ये हमने इसकी वैल्यू निकाली। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। ये देखें जो मीन निकला था, यानी 0.12 निकला है, एवरेज प्रोपोर्शन निकली थी, उसको फीमेल्स के सैंपल साइज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.12 को फीमेल्स का जो सैंपल साइज था वो 120 था, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 14.4 आ गया। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंडेड की, क्योंकि जो 0.12 है ये एवरेज है लेफ्ट हैंडेड के लिए। तो लेफ्ट हैंडेड की जो हमारे पास एवरेज प्रोपोर्शन आई है, उसको फीमेल के सैंपल साइज के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 14.4 आ गया, और मेल के साथ किया तो 21.6 आ गया। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है कह ले फीमेल्स की, और एक्सपेक्टेड वैल्यू है मेल्स की। ये उसी कंटीजेंसी टेबल में हमने पुट किया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फीमेल्स की लेफ्ट हैंडेड की हमने पुट की, तो हमारे पास जो थी राइट हैंड की भी जो है वो निकल आई। तो वो 1 माइनस कर देंगे, तो वो बाकी में से माइनस कर दिया हमने 120 में से, तो 105.6 आ गया। इसी तरह मेल की जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकली वो 21.6 निकली, और इसको जब 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो वो 158.4 आया। ये फार्मूले के अंदर काई स्क्वायर के जो फार्मूला था उसके अंदर हमने इसको पुट किया, और पुट करने के बाद कैलकुलेट किया, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, ऑल सेल्स कहा था तो हर सेल का अलग निकाला। 4 सेल बने थे हमारे। पहला सेल ये वाला, ठीक है, ये उसकी निकाली हुई है। फिर ये दूसरा सेल, उसकी ये निकाली हुई है वैल्यू, और फिर तीसरा ये है, उसका इधर लिखा हुआ है, और चौथा ये है, उसका इधर किया, और निकालने के बाद कंबाइन किया है, हमारे पास ये आंसर आ गया 0.7576। ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिकल, यानी जो हमारे पास जो सैंपल हैं 300 बच्चों का, उसमें जो आगे फर्दर कैटेगराइज किया हुआ मेल और फीमेल, और उसको फर्दर आगे देखा गया हुआ है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के हवाले से, तो उसकी जो काई स्क्वायर की जो हमारे पास फार्मूले से जो जवाब आया है वो आया है 0.7576। अब हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, यानी अल्फा लेंगे, और अल्फा के लिहाज से और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे जो अल्फा था वो 0.05 था, इधर अल्फा बाय 2 नहीं लिया है, अल्फा ही लिया है, और देखिएगा 2/2 था, ठीक है, तो 2 इधर थे 2 इधर थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बना, देखिए गौर से देखिएगा, 2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाने लगा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, तो ये बन गया 1/1, और 1 × 1 का आंसर होता है 1, तो ये जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आया। तो
0.05 पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काई स्केयर की जो वैल्यू चेक की वो आई 0.3841। तो ये वन साइडेड टेबल है, वन टेल टेस्ट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू एक्सेप्टेड रीजन में फॉल कर गई है, लिहाजा जो हमारे पास सैंपल है उसके जो नल हाइपोथेसिस बना, नल हाइपोथेसिस हमने ये लिया था कि जो प्रोपोर्शंस हैं वो सेम हैं। नल हाइपोथेसिस क्या था, मेल्स और फीमेल्स की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, तो वो स्टैंड कर रहा है हाइपोथेसिस। और इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला कि उनकी जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट होगी, इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये है कि हम यही कहेंगे कि इनकी जो प्रोपोर्शंस हैं लेफ्ट हैंड की मेल और फीमेल्स में तकरीबन बराबर हैं। अप टू कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हमने क्रिटिकल वैल्यू ली है, वो है अल्फा इज इक्वल टू 0.05, यानी 95% तक 5% तक हम श्योर है, कॉन्फिडेंस हैं कि जो प्रोपोर्शंस हैं, तो डिफरेंट जो प्रोपोर्शंस हैं ये सेम है, ठीक है। तो कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। सर जी जी जी। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी, जब आपने ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और वन टेल बताया तो कुछ समझ नहीं आया, आवाज नहीं आ रही थी आपकी सही। कंटीजेंसी टेबल का पता लग गया था लास्ट टाइम? कंटीजेंसी टेबल का पता चल गया था? जी सर। कंटीजेंसी टेबल का नो सर। पिछली दफा लेक्चर नहीं लिया? नो सर। वो अब तो नो सारी होना, वो तो मुझे पता है। सर लिया। रिपीट ही नहीं किया हो ना लेक्चर पिछली दफा का। लेक्चर नोट नहीं करते आप लोग? मैंने मिसाल दी थी, कंटीजेंसी टेबल के बारे में बताया था लास्ट टाइम। अब आवाज ठीक आ रही होगी। कंटीजेंसी टेबल का लास्ट टाइम बताया था। चले रिकॉल कर देता हूं। नहीं बताया, इतना सफेद झूठ। लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं मेरे ना, उसका इशू था, क्या नाम लेते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन का। वो कल मैंने वेरिफिकेशन करवा ली है, लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं आप लोगों के। लेक्चर खत्म होने के विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको लिंक मिल जाएंगे सारे ही। तो जोन सा लेक्चर निकाल के देखना निकाल लीजिएगा। इतना बड़ा झूठ ना बोलें कि मैंने आपको लास्ट टाइम कंटीजेंसी टेबल नहीं बताया, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये चीजें, तो खुदारा रहम किया करें। बड़ी क्लास में आ गए हैं तो वही काम शुरू किया हुआ है। नहीं, अब सिग्नल्स पे नहीं डाले आप लोग ना। आप लोग जितने एक्सक्यूज क्रिएट कर रहे हैं ना, मैंने सारे हल कर दिए हैं। बाकी लेक्चर्स का रोना रह गया था ना, वो भी निकल गया है। लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, लिंक आपको ना 15 से 20 मिनट में जैसे ही लेक्चर्स खत्म होंगे आपको मिल जाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है कंटीजेंसी टेबल्स
यूजफुल इन सिचुएशन कंपेयरिंग मल्टीपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। सर बात बहुत कट रही है आपकी। इसलिए यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए, कब? मल्टीपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, एक से ज्यादा जो प्रोपोर्शन हैं उनको कंपेयर करने के लिए कंटीजेंसी टेबल यूज होते हैं। मैंने मिसाल दी थी कि आप लोग लूडो खेलते हैं, तो बंदे ज्यादा हों घर में तो अक्सर चार के चार लोग हो जाते हैं। तो अगर बंदे ज्यादा हों तो आपकी कोशिश ये होती है कि टाइम बचाने के लिए आप एक की बजाय 2 डाइस यूज करते हैं, 2 दाने यूज करते हैं, 2 डाइस यूज करते हैं। और उसमें चेक करना हो कि एक वक्त में एक बंदे को 11 या 11 से ज्यादा कितनी दफा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको किस तरह चेक किया जा सकता है। मैं साइड पे लिखता हूं, 2 डाइस हैं, एक डाइस को मैं ऊपर लिख रहा हूं, दूसरी को नीचे लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 और दूसरी डाइस इधर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। तो आपको जब नंबर आने हैं, 2 डाइस यूज कर रहे हैं, तो आपको अब जो नंबर आने हैं इन दोनों डाइस के जमा होने से आने हैं ना, दोनों डाइसिस के जमा होने से आने हैं ना। तो ये इस तरह पेज बनते जाएंगे, ये 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एक डाइस पे 1 आया, दूसरी पे 1 आया, टोटल नंबर 2 हो गए। एक डाइस पे 2 आया, पहली पे 1 आया, तो सम हो गए 2 हो गए। तो इस तरह ये सारा बनता जाएगा एंड पे। और टोटल कितनी एंट्रीज बनेंगी सम करके? 36 होंगी ना, ठीक है। तो 2 डाइसिस हैं, उनके अंदर 2 डाइसिस यूज करने की वजह से जो डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है, उसकी जो सैंपल साइज बनेगा वो 36 का बनेगा, 36 का, ठीक है। तो 36 में आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया हुआ है कि वो किस में सपोज किस में 7 से ज्यादा नंबर आते हैं, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, 2 5 3 4 1 6, वो इस तरह बन जाएंगे। तो वो हमारी सैंपल स्पेस हो गई। तो टोटल सैंपल का साइज और जो फेवरेबल है, तो उसको जब डिवाइड करेंगे हमारी फेवर आ जाएगी। तो ये जो टेबल बनाया हुआ है एंट्रीज का, इसको कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी टेबल। मल्टीपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए जो बनाया जाता है उसको कंटीजेंसी टेबल कहा जाता है, ठीक है। पिछली रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, आज की भी देख लीजिएगा, अब दोनों में बता दिया कंटीजेंसी टेबल, ठीक है। तो यानी मैं तो समझ रहा था जो क्लास ले रहे हैं वो जाग रहे होंगे, बाकी सोए हुए होंगे, तो जो क्लास ले रहे हैं वो भी सोए हुए हैं क्लास में, सुभान अल्लाह, ठीक है। और ये कंटीजेंसी टेबल था, ठीक है। कंटीजेंसी टेबल में आप देखिएगा एक साइड पे 6 वैल्यूज थी, दूसरी साइड पे 6 वैल्यूज थी, ऐसे ही था ना। तो ये बन गया 6/6। तो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक कम करते हैं, तो ये बन गया 6 - 1 यानी 5, और इसमें 6 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया 5। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 × 5 25, इस तरह चेक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एक जो डाइस था उसकी 6 पॉसिबिलिटीज थी, दूसरा जो डाइस था उसकी भी 6 पॉसिबिलिटीज थी, तो ये 6/6 बन गया। तो 6 में से एक कम किया 5, इधर वो जो 6 था उसमें से कम किया 5, तो 5 × 5 25, तो ये 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया। ये जो एग्जांपल ली है ये मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल ली है। उसमें क्या किया है देखिएगा कि डोमिनेंट हैंड चेक करना है, तो एक तो डोमिनेंट हैंड वेरिएबल हो गया, दूसरा है जेंडर, उसमें मेल और फीमेल हो गया। तो दोनों में 2-2 कैटेगरीज हैं। डोमिनेंट हैंड 2 ही हाथ होते हैं ना सबके, चेक कर लें, आपके भी 2 हाथ है ना, तो 2 हाथ होते हैं सबके, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ठीक है। और जेंडर मैंने बताया था प्रोमिनेंट जो है वो भी 2 ही होती हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो एक तरफ हमने हैंड रख लिए
इधर लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, और इधर रख लिया हमने नीचे लेफ्ट साइड पे मेल और फीमेल। ठीक है, टोटल एंट्रीज कितनी बनी? 4। ठीक है, ये 4 डब्बे बन गए। ठीक है, अब उसके बाद आपने जिसके ऊपर ट्राई करना है उसका सैंपल साइज लेना है, लेकिन आपके इधर टोटल पॉसिबिलिटीज जो जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, 2 इधर है 2 इधर है, तो ये बन गई है 2/2। ठीक है, ये 2 पिछली जो एग्जांपल दी है मैंने डाइस वाली उसमें 6/6 था, इसमें 2/2 है। तो ये जो 2/2 है एक कम किया तो ये 2 - 1 हो गया, इंटू 2 - 1 हो गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये बन गया 1 × 1। तो इस सैंपल में, इस एग्जांपल में ये जो है ये 1/1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये टेबल आपके सामने दोबारा है, उसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई, ये गिवन है। ठीक है, और लेकिन वेरिएबल जो थे हमारे पास वो देखिएगा, 2 ये बने हैं एक साइड पे जिनका आपस में कंपैरिजन था, 2 एक साइड पे जिनका आपस में कंपैरिजन था। ठीक है, अब मेल्स का चेक किया जाता है लेफ्ट और राइट हैंड, तो आज जो एक सैंपल वाला टेस्ट बताया सिर्फ वही लगना था। ठीक है, और अगर सिर्फ फीमेल्स का चेक करना होता लेफ्ट और राइट हैंड का, तो वो जो आज एक टेस्ट बताया है ना एक पॉपुलेशन के लिए, वो लगना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 2 आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपस में कंपैरिजन करना है। तो ये अब ये chi-square की एक किस्म की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स को, एक से ज्यादा प्रोपोर्शंस को, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज को इकट्ठा टेस्ट कर लेता है। ये इस टेस्ट की खासियत है कि एक वक्त में एक से ज्यादा सैंपल हों, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, एक से ज्यादा प्रोपोर्शंस हों, उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है। और इसमें सिर्फ 2 थी डिस्कस की हुई, तो इसमें हम ये चेक कर रहे थे ये प्रोपोर्शंस बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक था लेफ्ट हैंड के लिहाज से, ये देखिएगा 2/2 को बनाया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बना। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है 2 से ज्यादा प्रोपोर्शंस आ जाएं, उसको कंपेयर करना हो तो उसको देखेंगे। मोर देन 2 प्रोपोर्शंस के लिए जो डिफरेंस है, यानी chi-square टेस्ट जो है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास तक जी क्या पूछने लगे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूछते हैं। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज। बंद कर दी क्या?